हेलो एंड वेलकम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारा जो NPTEL का कोर्स है NCER नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के वीक 6-7 के बारे में। आज हम वीक 7 के सारे कंटेंट्स को डीप में डिस्कस करेंगे, तीनों लेक्चर को, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। तो बिना और ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हम इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला लेक्चर था हमारा वीक 7 में, इसका नाम है सोलर फोटो कैटालिसिस। तो फोटो कैटालिसिस की बात हुई है यहाँ पर यूजिंग द सोलर एनर्जी। तो यार कैटालिसिस, सबसे पहली चीज़ देखते हैं कैटालिसिस क्या चीज़ होती है। कैटालिसिस का मतलब है कि टेकिंग द वाटर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या मतलब हुआ, सीधा सीधा कि आपको पानी लेना है और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ नीचे डायग्राम गिवन है, यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर एक कैथोड है, ये एनोड है, ये क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड किसके टच में है, ये टच में है वाटर के। अब होगा क्या कि ये दोनों के दोनों कैथोड पर एक बैटरी कनेक्टेड है। ये प्रोसेस है जहाँ पर हमारा कन्वर्जन हो रहा है, कैटालिसिस हो रहा है। अब यहाँ बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, साइड्स में है इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, ये कैथोड यहाँ पर कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एनोड यहाँ पर होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड, यहाँ पर बीच में रहेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्यों रहता है, होगा क्या, ये एनोड और कैथोड पानी से जुड़े हुए हैं, मतलब पानी इनके कांटेक्ट में है। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगा उसके मदद से पानी कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग अलग रखने में हमारी हेल्प करेगा। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है यार ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। मतलब एनोड पे बनेगी ऑक्सीजन और कैथोड पे बनेगा हाइड्रोजन। आगे देखते हैं इस लेक्चर में और क्या क्या डिस्कस हुआ था। यहाँ पे एक टर्म डिस्कस हुई थी जिसका नाम है फोटोकेमिकल। यार ये दोनों ना डेफिनेशन है, इन्हें याद कर लेना, ये एग्जाम में आती हैं। अब फोटोकेमिकल क्या चीज़ है, लाइट इज़ डायरेक्टली यूज टू एनेबल रिएक्शन। सीधी बात, फोटोकेमिकल का मतलब हो गया लाइट इज़ डायरेक्टली यूज टू एनेबल द रिएक्शन। जैसे अगर यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, हमने क्या किया, ये तो सीधी बात हुई कैटालिसिस की, ये प्रोसेस है। अब हम इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए सनलाइट, सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे। अब सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे इस रिएक्शन को अकर करने में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, फोटोकेमिकल लाइट इज़ डायरेक्टली यूज टू एनेबल द रिएक्शन। तो यहाँ पर लाइट को डायरेक्टली यूज़ करा जाएगा इस रिएक्शन को करने के लिए। अब बात आई फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होता है। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या चीज़ है, इट इज़ फोटोकेमिकल, मतलब ये जो मैंने फोटोकेमिकल पढ़ा, इट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ करंट इन एन एक्सटर्नल सर्किट। ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फोटोकेमिकल क्या, जहाँ पे लाइट को यूज़ करा जाएगा रिएक्शन बनाने के लिए, टू एनेबल द रिएक्शन। अब ये एक ऐसा ही फोटोकेमिकल रिएक्शन है जहाँ पर क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या डिस्कस हुआ है। अब यहाँ बात हुई ड्यूरिंग फोटोकैटालिसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म इन सेम चैम्बर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, उस डायग्राम में भी गिवन था, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए रखा जाता है जिससे हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम अलग अलग रख पाएँ, क्योंकि वो दोनों अब हमें अलग अलग चाहिए। अगर फिर से वो एक हो जाएंगी तो हमारा फ़ायदा क्या हुआ, पूरा रिएक्शन करने का, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का। तो ड्यूरिंग फोटोकैटालिसिस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म इन सेम चैम्बर, एक ही चैम्बर में दोनों बन के आते हैं। ये भी चीज़ याद करने वाली, इसको नोट कर लेना। अब ये देखो रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन क्या है, यहाँ पर H2O हमारा पानी, यूजिंग द सनलाइट और फोटोकैटालिसिस प्रोसेस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आगे देखते हैं अब इसका लिमिटेशन क्या है। यहाँ पर जो हम सनलाइट का यूज़ करते हैं या लाइट को यूज़ कर रहे हैं फोटोकैटालिसिस में, यहाँ पर है कि जो हमारी लाइट है उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं, तो उसका ओनली UV पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ यूटिलाइज। इस प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ UV पार्ट जो हमारे स्पेक्ट्रम का होता है, लाइट स्पेक्ट्रम का, खाली सिर्फ वही यूज़ में आता है, बाकी कोई पार्ट यूज़ में नहीं आता। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है जो कि दिक्कत पैदा करता है। अगली चीज़, रिवर्स रिएक्शन ईजी। यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन आसानी से, मतलब जो हमने पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाया उसका उल्टा आसानी से हो जाता है, उसको भी हमें रोकना होता है। अब बात कर देंगे हम कैसे करते हैं, अप्रोचेज़ क्या हैं। अप्रोचेज़ हैं बैंड गैप ट्यूनिंग। बैंड गैप ट्यूनिंग का मतलब है जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बैंड गैप को कम या ज़्यादा करना, ट्यून करना अपने हिसाब से। दूसरी चीज़, एडिंग सेक्रीफिशियल एजेंट, रिड्यूस पार्टिकल साइज। ये जो सेक्रीफिशियल एजेंट होता है ये हमारी मदद करता है इन रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जब रिड्यूस कर पाएंगे हम अपने किसी एलिमेंट का, तो हम उसके बैंड गैप को ट्यून कर पाएंगे। एक तरह से देख रहे हो ये चीज़ रिलेटेड है। बैंड गैप ट्यूनिंग
मतलब एलिमेंट के बैंड गैप को, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के गैप को ट्यून करना, कम और ज़्यादा करना। अब वो हम कैसे कर रहे हैं? एडिंग द सेक्रीफिशियल एजेंट। सेक्रीफिशियल एजेंट ऐड करा तो हम पार्टिकल साइज को कम कर रहे हैं। पार्टिकल साइज कम और ज़्यादा करने से हेल्प होती है हमारे बैंड गैप को कम करने में, ज़्यादा करने में, ठीक है। तीसरी चीज़, प्रेजेंस ऑफ को कैटलिस्ट। हम को कैटलिस्ट को ऐड कर सकते हैं। को कैटलिस्ट क्या करेगा? ये जो हमारी लिमिटेशन है ये उसको स्लो कर देगा। मतलब जो हमारा रिवर्स रिएक्शन है, इट स्लोज डाउन द रिवर्स रिएक्शन। अगर हम को कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो जो रिवर्स रिएक्शन है उसका प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे इसमें। अगली चीज़ है एडिंग सेक्रीफिशियल एजेंट। अब बात हुई थी सेक्रीफिशियल एजेंट जो हम ऐड करेंगे। यार सेक्रीफिशियल एजेंट लाइक ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक सेक्रीफिशियल एजेंट है जो यूज़ होता है। उसका केमिकल फॉर्मूला है C3H8O3, ठीक है, C3H8O3 टू रिड्यूस द रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कम करने में ये काम आता है। फिर स्मॉलर द पार्टिकल साइज रिड्यूसेस द चांस ऑफ एनकाउंटरिंग अ डिफेक्ट एन राउट सरफेस। तो जितना छोटा हमारा पार्टिकल साइज रहेगा उतना ही चांस कम हो जाएंगी डिफेक्ट एंड रोट ओवर द सरफेस, ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं इस लेक्चर में क्या कंक्लूजन्स निकल के आए थे। इस लेक्चर के कंक्लूजन से फोटोकैटालिसिस कैन एनेबल डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। तो फोटोकैटालिसिस क्या कर सकता है? डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगली चीज़, मैचिंग द बैंड गैप्स ऑफ मटेरियल टू द वोल्टेज विंडो नीडेड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो बैंड गैप क्या है? मैचिंग द बैंड गैप ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल्स का बैंड गैप है, द गैप बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, उसको हमें क्या करना है? मैच करना है टू द वोल्टेज विंडो नीडेड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। जो वोल्टेज विंडो है, जो वोल्टेज हमें चाहिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए, उसको मैच कराना है बैंड गैप को वोल्टेज विंडो से, ठीक है। अगली चीज़, अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सिंगल मटेरियल टू सर्व एज अ फोटो कैटलिस्ट फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज दैट, अगर एक सिंगल मटेरियल एलिमेंट है तो उसको फोटो कैटालिसिस की तरह यूज़ करना है, फोटो कैटालिस्ट की तरह फॉर स्प्लिटिंग द वाटर, इज दैट इट्स बैंड गैप शुड बी ग्रेटर देन द पोटेंशियल विंडो। उसका बैंड गैप हमारी जो पोटेंशियल विंडो है उससे बड़ा होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये चीज़ होनी चाहिए, बट दिस कंडीशन इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर मैं पूछूं क्या, अगर जो मेरा सिंगल मटेरियल है अगर मैं वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हर बार हर कंडीशन में हमेशा क्या मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? तो मेरा आंसर सीधा सीधा होगा नो। आपके लिए सिर्फ ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अगली चीज़ है बैंड गैप ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग देयर पार्टिकल साइज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो बैंड गैप है, बैंड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इसको हम चेंज कर सकते हैं अपना पार्टिकल साइज चेंज करने से। अब बात आई लेक्चर 2 की। लेक्चर 2 है हमारा ओवरव्यू, विंड एनर्जी का ओवरव्यू। अब इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हुई थी। इसमें बात हुई हिस्टोरिकल यूसेज ऑफ विंड मिल्स। विंड मिल्स या फिर कह लो विंड टर्बाइन का हिस्टोरिकल, मतलब पहले के टाइम पे उनका मेनली कहाँ कहाँ चीज़ों पे यूज़ आया करता था। उसका यूज़ आता था ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं गेहूँ वेहूँ, उनको पीसने के काम, वाटर पंप करने में, वाटर को बाहर निकालने में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। और देखा जाए तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ही हम विंड एनर्जी को करते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं विंड एनर्जी से, मतलब हमारा विंड मिल से विंड एनर्जी जनरेट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट 16 किलोमीटर पर आवर की तो विंड की स्पीड होनी ही चाहिए। सेकेंड चीज़, लो लाइक्लीहुड ऑफ बर्स्ट ऑफ विंड। लो लाइक्लीहुड मतलब ऐसी जगह पर हमें विंड मिल सेटअप करनी है जहाँ पर एकदम से तेज़ हवा ना चलती हो, अचानक से कि अभी आपकी स्पीड को चल रही है, एकदम से स्पीड बहुत आंधी वाली हो गई, ये नहीं होना चाहिए जब हम जिस जगह पे विंड मिल को सेटअप करते हैं। तीसरी चीज़, एक्सेस टू ट्रांसमिशन कैपेसिटी। सीधी सीधी चीज़ है कि जहाँ पर हम अपना विंड मिल लगाते हैं और जब उससे हम एक विंड एनर्जी जनरेट करेंगे तो उस एनर्जी को कहीं पे स्टोर करना, कहीं पे ट्रांसमिट करने की बहुत ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ फ़ायदा क्या हुआ उस एनर्जी को जनरेट करने का? तो उसकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी भी होनी चाहिए जहाँ उसे हम कहीं सप्लाई कर पाएँ या स्टोर कर पाएँ। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। अब बात आई कि हमारे वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर जो विंड एनर्जी है वो कितने परसेंटेज में कहाँ कहाँ जनरेट होती है और कहाँ कर इम्प्लीमेंटेड है वर्ल्ड में। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है चाइना।
34% प्रोड्यूस करती है ये विंड एनर्जी, एंड इट इज़ द 1/3 ऑफ आर टोटल वर्ल्ड जनरेशन। विंड एनर्जी के जनरेशन का 1/3 है जो चाइना में जनरेट होता है। सेकंड पोजीशन पर है यूएसए विद 18%, थर्ड पोजीशन पे जर्मनी विद 11%, और याद रखना इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है विंड एनर्जी जनरेशन के लेवल पर विद 6%। अब इंडिया के अंदर की अगर बात आती है स्टेट वाइज, तो कितना और कहाँ पर कितना जनरेट होता है। तमिलनाडु पहली पोजीशन पर है, 27% जनरेट करती है विंड एनर्जी। ये होता कहाँ पर है, मुपंडल विंड फार्म है, ये 1500 मेगावाट का जनरेशन होता है यहाँ पर। ये तमिलनाडु की बात हुई। अगली चीज़, सेकंड पोजीशन पे कौन सी स्टेट है हमारी, महाराष्ट्र 17%। गुजरात इज ऑन थर्ड पोजीशन विद 15%। राजस्थान भी 15% जनरेट करता है और ये फोर्थ पोजीशन पर है। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। हार्नेसिंग विंड एनर्जी इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, इनको पॉइंट्स को आपको याद करना है कि हार्नेसिंग विंड एनर्जी मतलब विंड एनर्जी को हार्नेस करना, मतलब उसको यूज़ करना in order to generate power is an indirect way of harnessing solar energy। ये भी एक तरह का सोलर एनर्जी का यूसेज है। यूजिंग सोलर एनर्जी वी आर जनरेटिंग अ सोर्स ऑफ पावर। अगली चीज़, विंड मिल्स को साउंड पॉल्यूशन, जो हमारी विंड मिल है वो साउंड पॉल्यूशन करती हैं, इट इज़ ट्रू। सेकंड, अगली चीज़ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस कैप्चर एनर्जी थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ रोटेशन ऑफ द टर्बाइन। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस होती हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन की बात करूं तो सीधा सीधा आप अपना ये मान लो कि एक पोल है और यहाँ पर आपने अपना घर वाला जो सीलिंग फ़ैन होता है वो लगा दिया, उसके ब्लेड ऐसे हैं। तो जब विंड इस डायरेक्शन में आएगी, इसको रोटेट करेगी इसके पंखों को, तो वो विंड एनर्जी जनरेट करेगी। ये जो है ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। और अगर वर्टिकल की मैं बात करूँ तो वर्टिकल में क्या होता है, वर्टिकल में ये हमारा पोल होता है, नीचे लगा होता है इसमें ये जनरेटर, ये जनरेटर है, ठीक है। यहाँ पर नीचे लगा हुआ जनरेटर और इसके जो पंखे होते हैं वो इस तरह से होते हैं, वर्टिकल एक्सिस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन से विंड आएगी तो ये घूम जाएंगे, लेकिन हॉरिजॉन्टल में विंड का डायरेक्शन ऐसा ही चलेगा। अगर इधर से विंड आएगी जैसे ऊपर से मान लो, तो ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। और वर्टिकल एक्सिस में क्या है, वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस डू नॉट नीड टू बी ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू विंड डायरेक्शन। जैसा भी हमने डिस्कस करा कि वर्टिकल एक्सिस वालों को आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा विंड की मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि ये फेवरेबल हैं, ये कहीं पे भी किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन में विंड आएगी तो ये घूम जाएंगे, बट इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल वाले को। अब आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। आगे है हमारी टाइप्स ऑफ विंड मिल। तो टाइप्स ऑफ विंड मिल जो भी हमने डिस्कस करी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड मिल और वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। हॉरिजॉन्टल वाले की एडवांटेज क्या है, टॉल टावर चाहिए होते हैं इसमें, एनेबलिंग एक्सिस स्ट्रॉन्ग विंड्स। स्ट्रॉन्ग विंड को एक्सेस करने के लिए इसमें लंबे टावर चाहिए होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल वाले में। फिर दूसरा एडवांटेज क्या है, ब्लेड्स कैप्चर विंड एनर्जी थ्रू आउट द रोटेशन। इसमें बस ये फ़ायदा है कि जो ब्लेड्स हैं वो कैप्चर करते हैं हमारा थ्रू आउट द रोटेशन, विंड एनर्जी को कैप्चर करते जाते हैं। अब डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग एंड ह्यूज टावर्स आर रिक्वायर्ड। इसमें लंबी लंबी हाइट के टावर्स चाहिए होते हैं, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। और फिर दूसरी चीज़ क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। अब लंबे लंबे टावर चाहिए, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तो इसीलिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है उनका कंस्ट्रक्शन। तीसरी चीज़, नीड टू बी टर्न टू फेस द विंड। इनको हमें सीजनली विंड की डायरेक्शन के हिसाब से टर्न करना पड़ता है, अदरवाइज दे विल नॉट प्रोड्यूस द पावर। अब आई बात वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइंस की। इसकी एडवांटेज क्या है, जनरेट्स पावर इंडिपेंडेंट ऑफ विंड डायरेक्शन। ये विंड डायरेक्शन से इंडिपेंडेंटली, विंड की डायरेक्शन कुछ भी हो, दे विल रोटेट एंड दे विल जनरेट द पावर। सेकेंड, इनकी कॉस्ट लो होती है। इनकी कॉस्ट लो की होती है यार, क्योंकि इनकी हाइट भी कम रहती है। इसमें क्या है, नीचे जो बेस में मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ इसका जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर के ऊपर पोल होता है, पोल की हाइट उतनी नहीं होती जितनी हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले में हमें रखनी पड़ती है। तीसरा एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्ग टावर नॉट नीड सिंस जनरेटर इज ऑन द ग्राउंड। तीसरी चीज़ यही है कि स्ट्रॉन्ग टावर नहीं चाहिए होते, इसमें स्ट्रॉन्ग टावर नहीं चाहिए हमें, इतने मजबूत नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रहता है क्योंकि नीचे जनरेटर से कनेक्टेड रहता है। अगली चीज़ देखते हैं डिसएडवांटेजेस में। अब डिसएडवांटेज की बात आई, जो हमारे वर्टिकल एक्सिस टर्बाइंस होते हैं इनकी एफिशिएंसी कम होती है, लो एफिशिएंसी, ओनली वन ब्लेड वर्क्स एट ए टाइम। इसमें होता क्या है,
एक टाइम पर एक ही ब्लेड प्रॉपरली फंक्शन करता है। सेकेंड चीज़, मे नीड वायर्स टू सपोर्ट, इसमें सपोर्ट करने के लिए हमें वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़, मोर टर्बुलेंट फ्लो नियर ग्राउंड, जो नीचे ग्राउंड की तरफ ना बहुत टर्बुलेंट फ्लो रहता है इसका, क्योंकि विंड जो इसके ब्लेड हैं उनकी शेप ही ऐसी रहती है, इसकी वजह से टर्बुलेंट फ्लो रहता है इसका नियर द ग्राउंड। आगे चीज़, टू मीट द एंटायर ह्यूमन रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ टर्बाइंस रिक्वायर्ड, ये जो हमारे लेक्चर में बात हुई थी कि अगर हमें पूरे वर्ल्ड को विंड एनर्जी से अगर पावर सप्लाई करनी है तो कितनी विंड टर्बाइंस लगेंगी, वो लगेंगी 31 मिलियन। अब उन 31 मिलियन विंड मिल को लगाने के लिए स्पेस का रिक्वायरमेंट क्या है, उसका स्पेस का रिक्वायरमेंट है, देखो ये रूल ऑफ थंब क्या होता है कि जो आपकी लेंथ है विंड मिल की, जो लेंथ है वो रहेगी 7 टाइम्स द डायामीटर। जो हमारा विंड मिल होता है, गोल चक्कर होता है विंड मिल का, उसका जो डायामीटर हुआ उसका 7 गुना आपके पोल की लेंथ रहेगी। सबसे पहली चीज़ ये कॉम्प्लेक्स हो गई चीज़। फिर दूसरी, अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर फ्रॉम अदर टर्बाइंस, जो सारे टर्बाइंस होते हैं एक दूसरे से कम 500 मीटर की दूरी पर रहेंगे। तीसरी चीज़, ईच 2 मेगावाट टर्बाइन नीड्स अप्रॉक्सीमेटली 0.5 स्क्वायर किलोमीटर। एक टर्बाइन जिसकी कैपेसिटी 2 मेगावाट है उसको कम से कम 0.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाहिए। उसके हिसाब से 15.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्पेस हमें चाहिए टू पावर द वर्ल्ड। दिस इज़ 1.5 टाइम्स द साइज ऑफ चाइना और यूएसए। और हमें ये भी पता है कि वर्ल्ड एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी है, 500 एक्सा जूल्स। एक्सा को कहते हैं 10 की पावर 18, तो मतलब 500 इंटू 10 की पावर 18 जूल्स की हमें पावर चाहिए अगर हमें वर्ल्ड को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। आगे क्या चीज़ डिस्कस हुई है, इसमें डिस्कस हुआ था कि जोग्राफिकल लोकेशंस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लानिंग विंड मिल इंस्टॉलेशन। तो जोग्राफिकल लोकेशन फ़र्क डालती है हमारे विंड मिल के इंस्टॉलेशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं जो लास्ट लेक्चर इस वीक का था, लेक्चर 3, जिसका नाम है विंड एनर्जी में एनर्जी कंसीडरेशंस के बारे में। इसमें बात हुई है रिलेशनशिप बिटवीन द विंड स्पीड एंड पावर, कि हम कितनी पावर जनरेट करेंगे विंड में से डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। तो हम जो पावर जनरेट करेंगे इट इज़ द क्यूब ऑफ विंड स्पीड। जो विंड की स्पीड है उसका अगर क्यूब निकालें तो उसके बराबर की पावर हम जनरेट करेंगे उस विंड से। अब इसके हैं कुछ परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है। सबसे पहला है टिप रेशो। अब देखो इसमें जो हैं इन सब की डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एग्जाम में आता है तो ये आपको याद करनी पड़ेगी सारे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन। पहला है टिप स्पीड रेशो। ये क्या चीज़ है, इट इज़ द रेशो ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ ब्लेड टू विंड स्पीड। सिंपल सी बात। और जो लेक्चर में बताया गया था वो था मैक्सिमम ऑफ 10 फॉर लिफ्ट टाइप ब्लेड, तो इसका क्या रहेगा वैल्यू 10 फॉर लिफ्ट टाइप्स ब्लेड। अगली चीज, कट इन स्पीड, मिनिमम विंड स्पीड एट विच द ब्लेड्स विल टर्न। मिनिमम स्पीड एट विच द ब्लेड विल टर्न, तो ब्लेड कितनी मिनिमम स्पीड पे घूमेंगे वो है हमारी कट इन स्पीड। और इसकी जो रेंज रहता है वो 10 किलोमीटर पर आवर से लेकर 16 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड पर, मिनिमम स्पीड पर ब्लेड हमारे टरबाइन के रोटेट करते हैं। अगली चीज़ है रेटेड स्पीड। रेटेड स्पीड क्या है, द विंड स्पीड एट विच द विंड मिल जनरेट्स इट्स रेटेड पावर, यूजुअली इट लेवल्स ऑफ इन पावर बियॉन्ड दिस स्पीड, और इसकी वैल्यू है अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगली चीज़ है कट ऑफ स्पीड। कट ऑफ स्पीड क्या है, यूजुअली एट विंड स्पीड अबव 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर विंड मिल को बंद कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द डैमेज। इट इज़ कॉल्ड कट ऑफ स्पीड। लास्ट में यार इस लेक्चर में डिस्कस हुआ था थ्योरेटिकल लिमिट के बारे में। थ्योरेटिकल लिमिट हमें क्या बताती है, सिंपल भाषा में हमें बताती है कि हाउ मच एनर्जी वी कैन कैप्चर फ्रॉम द विंड। ये लिमिट इसलिए बनाई गई थी कि हम पता लगा पाएँ कि हम मैक्सिमम कितनी पावर जो विंड है उसमें से कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए आया था बेट्स लॉ। ये कब आया था, 1920 में। इसमें स्टडी क्या क्या किया गया था, विंड फुली स्टॉप्ड बाय विंड मिल। एक बार पता करा कि मतलब ऑब्जर्व करा कि विंड को पूरी तरह से हमारी विंड मिल ने स्टॉप कर दिया, मतलब जितनी विंड हमारी विंड मिल को टच करेगी उसने पूरी की पूरी एक तरह से उस पर कैप्चर कर लिया, कोई भी विंड उससे पास नहीं होने दी और पूरी एनर्जी उस विंड में से निकाल ली। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, विंड अनअफेक्टेड बाय विंड मिल। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था जिसमें जो हमारी विंड मिल है उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारी विंड को। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में इस लॉ में निकल के क्या आया था कि हम 0.59 अप्रॉक्सीमेटली इसको मान ले तो 60%, 0.6 60%
एनर्जी 60% ऑफ एनर्जी वी कैन कैप्चर फ्रॉम द विंड कमिंग टूवर्ड्स आवर विंड मिल। बट अगर प्रैक्टिकल एफिशिएंसीज के बारे में बात करें तो वो ऑब्टेन हुई थी हमें 10 to 30% ऑफ द एनर्जी ओरिजिनली अवेलेबल इन द विंड। तो विंड में जितनी एनर्जी अवेलेबल है उसमें से 10 से 30% तक हम कैप्चर कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब लास्ट चीज़ बात करते हैं, यहाँ पर बात हुई दो तरह के ब्लेड की, ब्लेड टाइप्स, ड्रैग ब्लेड और लिफ्ट ब्लेड। अब फटाफट पढ़ लेते हैं इनसे कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या है, जो ड्रैग टाइप ब्लेड है उनमें ज़्यादा टॉर्क होता है, लोअर रोटेशनल स्पीड होती है, बेटर सूटेड फॉर मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क के लिए ये ज़्यादा सूट करते हैं। दूसरे टाइप का ब्लेड है हमारा लिफ्ट टाइप ऑफ ब्लेड। इसमें क्या होता है, हायर रोटेशनल स्पीड होती है, बेटर सूटेड फॉर पावर जनरेशन। ये ज़्यादा सूट करते हैं जहाँ पर हमें पावर जनरेट करनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।